नमस्ते प्रिय छात्र छात्रा, फिर से आपका हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। उपन्यास 4 गत उपन्यास बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर मैं संक्षिप्त में प्रकाश डाला था। उसका दूसरा भाग आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। उपन्यास 4 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसके रचयिता शांति स्वरूप बोध, जैसे बीते हुए कक्षा में मैंने बताया था, भीमराव का जन्म, उनके माता पिता एवं उनका जो बचपन था, शिक्षा से संबंधित कुछ बातें मैंने किया। जैसे माताजी भीमाबाई, पिताजी रामजी सुबेदार, जो महू नामक गांव में छावनी में सैनिक के पद पर थे। कृष्णजी अर्जुन केलुस्कर उनके गुरु, और बड़ौदा के राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, और साथ ही जैसे रमाबाई से उनकी शादी हो गई। सैनिक स्कूल में उन्हें एडमिशन मिला, फिर उसके बाद हाई स्कूल में आया। स्कूल से 10 पास हो गए 1907 में। ये एक अनोखी बात थी भीमराव के लिए। नाम तो भीमराव था, लेकिन परिवार वाले भीवा के नाम से पुकारते थे बचपन में। तो जैसे मैं कल बता रहा था बीते हुए कक्षा में कि अम्बेडकर सिडनी एलिफेंटन कॉलेज में जब उन्हें दाखिला मिला, 10 पास होने के बाद, 10वीं कक्षा पास होने के बाद, एलिफेंटन, बम्बई के एलिफेंटन कॉलेज में दाखिला मिला। एक अछूत बालक के लिए ये अनोखी बात थी। वहां पर भी उन्हें छूत छात की जो भेदभावना थी, सामाजिक अत्याचार, वहां भी उनका विवाह का पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन उस समय पढ़ते समय मैंने ये बात करा था कि डिग्री पढ़ते समय, बीए पढ़ते समय उनकी शिक्षा में कुछ बाधा आ रहे थे। आर्थिक स्थिति बहुत ही शिथिल हुआ था। उस समय मैं ये बात कर रहा था कि अर्जुन जी केलुस्कर गुरु जी, समझे ना, कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर गुरु जी जो थे, मैं कल बीते हुए वीडियो में बता रहा था, जब गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता, गुरु का साथ नहीं होता, किसी का सहारा नहीं होता, जब डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा जिससे बोलते हैं, ऐसे समय पर अगर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर इस समय नहीं होते तो शायद विवाह का जो शिक्षा था वहीं पर समाप्त हो जाता। मुझे ऐसा लगता। लेकिन समय बलवान होता है, समय के साथ कोई ना कोई मदद के लिए सामने आ जाता। तो कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जो आर्थिक स्थिति से संकट से गुजर रहे थे, या उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर समाप्त होने वाली थी, ऐसा लग रहा था। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे, उनके पास विवाह को लेकर गए। विवाह को लेकर जाने के बाद उनसे मुलाकात कराए। मुलाकात करने के बाद विवाह से बातचीत कर राजा भी उनकी विद्वता, उनकी क्षमता, उनके गुणों को देखकर वो भी प्रभावित हो गए। और महाराजा ने कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर के गुरु जी की बातों को सुनकर, विवाह की विद्वता को देखकर, वो मासिक वेतन देना शुरू किए। मालियों से मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किए। कितना? मासिक 25 रुपए। उस समय 25 रुपए विवाह के नाम से छात्रवृत्ति मिलती गई। छात्रवृत्ति बोले तो स्कॉलरशिप। आप जानते हैं, जैसे ये बहुत बड़ा परिवर्तन वहां पर विवाह के जीवन में, बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांति जिसे बोलते। देखो, आप जानते हैं ऐसा है, अगर उस समय महाराजा अगर मदद नहीं करते तो क्या हो सकता था, भविष्य के बारे में भी बोल नहीं सकता। लेकिन उस समय पर गुरुजी आए, गुरुजी के मार्गदर्शन से राजा से मदद होगी। मदद की वजह से बम्बई के एलिफेंटन कॉलेज से वहां पर मैंने बताया था, जैसे अंग्रेजी और फारसी विषयों लेकर बीए पास किए। बीए पास करने के बाद ये अछूत उनके पहले विद्यार्थी रहे जो बीए पास किए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात चल रही है, मैं समझ गया। आप जानते हैं, जैसे ये पहले विद्यार्थी रहे जो बीए पास करने वाले। ऐसे समय पर जैसे क्या कहते हैं, 1915 की बात वहां पर हो गई। वैसे इस समय पर क्या कहते हैं, 1913 की बात हो गई। 1913 में वो बीए पास हो गए। बीए पास होने के बाद जैसे पिताजी के विरोध में बड़ौदा रियासत में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हो गए। बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट का पद उन्हें मिला। लेफ्टिनेंट के पद मिलने के बाद नौकरी करने लगे लेफ्टिनेंट का। लेकिन पिता का सपना जो था वो दूसरा था। कौन सा? पिता का सपना था कि और ऊंची शिक्षा पाए, ऊंचे से ऊंचे स्तर की शिक्षा पाए मेरा बेटा। लेकिन बेटा पिता के विरोध में लेफ्टिनेंट का जब नौकरी करने लगे तो पिताजी को सदमा लगा। यहाँ मालूम नहीं, जैसे कुछ 15 दिन के बाद रामजी सुबेदार का देहांत हो गया। इससे बहुत बड़ा झटका अम्बेडकर को लगा, भीमराव को। लेकिन फिर भी परिवार को जो बोझ था वो उन्हीं के कंधों पर
मन में जो आकांक्षा थी उच्च शिक्षा पाने की, उस आकांक्षा को मिटने नहीं दिए और उच्च शिक्षा पाने के लिए उसी समय बड़ौदा रियासत की तरफ से 1913 में उच्च शिक्षा के लिए कुछ मेधावी छात्रों का चयन हो रहा था। उस समय विवा भी उस चयन कमेटी में समझ क्या कहते हैं, उनका भी नाम आ गया और उनका भी चयन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे विवाह का चयन होने के बाद जैसे उच्च शिक्षा पाने के लिए तब रियासत की तरफ से अमेरिका भेजा जा रहा था। विदेश में शिक्षा पाकर जब शिक्षा समाप्त हो जाए उसका पूरा खर्चा कौन उठाएगा? राज दरबार। जिस राज्य की तरफ से भेजा जा रहा था उसी राज्य की तरफ से उन्हें छात्रवृत्ति मिलनी थी। जब तक पढ़ाई नहीं होती पूरी तब तक वो पूरा खर्चा देख रेख कौन करा? वो राजा की तरफ से हो रहा। लेकिन विदेश में जाकर उच्च शिक्षा पाने के माध्यम से उनका जो शर्त थे, कंडीशन जिसे बोलते हैं, वो ये शर्त था जब उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बाद, समाप्त होने के बाद बड़ौदा रियासत में आकर मुफ्त की सेवा करना, वहां पर सेवा करना। कितने साल? 10 साल सेवा करना। आप जानते जैसे इस शर्त के ऊपर कागज पर साइन करना पड़ा विवाह को, उच्च शिक्षा पाने के लिए उस शर्त को मंजूर करना पड़ा, उस मंजूर शर्त को कबूल करना पड़ा। उस शर्त के अनुसार उन्होंने साइन किए और उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका गए। वही अछूत बालक जो बच्चों के स्कूल में जहाँ चप्पल जूते छोड़ते थे दरवाजे में बैठता था, वही बालक की आज बात कर रहा हूं मैं। वही बालक कहां पर गया? अपने जो अपमान को सहकर, संघर्ष को झेलकर, बड़े बड़े अपमान को सहे, फिर भी उन्होंने शिक्षा को अधूरा नहीं छोड़े, बीच में नहीं छोड़े, शिक्षा को पाते रहे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपमान पीते रहे, संघर्ष करते रहे। आज उसका फल आज हमारे सामने। आप जानते जैसे तो विवाह कहां पर गए? अमेरिका। समझ क्या कहते हैं? अमेरिका न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए, प्रवेश दाखिला मिला। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो उपस्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में उन्हें दाखिला मिला, प्रवेश मिला। ये एक अछूत बालक के लिए, महाजाति के अछूत बालक के लिए ये एक सपने से परे था, अनोखी बात। ये सपना या सच है, हकीकत है, मालूम नहीं हो रहा। जैसे ये अद्वितीय बात है, समझ अनोखी बात, अनोखी बात जिसे बोलते हैं, अलौकिक बात जिसे बोलते हैं। ऐसी घटना किसके? अम्बेडकर के साथ। अमेरिका में जाकर शिक्षा बात हम जानते हैं। जैसे अमेरिका में खुला माहौल, वहां किसी जात भेद भावना, ऊंच नीच, अमीर गरीब को किसी बात जा, वहां पर किसी बात का उन्हें दुख नहीं था। आप जानते बस छात्रों को तो मिल रही है और जितने भी उन्हें जैसे जो स्वतंत्र माहौल मिला, उन्हें खुला माहौल मिला, आजादी मिली। वहां पर जो सामाजिक अत्याचार वहां पर नहीं है विदेश में, उससे बहुत अच्छा लगा उन्हें। और ये पढ़ाई कैसे 18 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे, 24 घंटे में दिन रात मिला के 18 घंटे में उनकी पढ़ाई चलती थी। उस दौरान समझ गए क्या गए थे, वहां पर भी जो 18 घंटे पढ़ते समय उन्हें क्या हुआ मालूम है? जैसे आंखें कमजोर हो गई, उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। लेकिन उससे अच्छी बात यह है, उससे दिक्कत यह है कि अंबेडकर ने विदेश में जाकर शराब, समझे ना, नशेबाजी, जो भी चीजें हैं उनसे दूर रहकर, समझे ना, शराब को हाथ नहीं लगाए, नशेबाजी को हाथ नहीं लगाए, समझे ना क्या कहते हैं, इन सभी से दूर रहकर अपने आप को खा पीकर, समझे ना, अनुशासन का पालन करते हुए 18 घंटे पढ़ाई की। 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी, समझे ना, कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की 1915 में। 1915 में मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद कौन से विषय पढ़े? अर्थशास्त्र पढ़े, नैतिक दर्शन शास्त्र पढ़े, समाज विज्ञान पढ़े, मनुष्य मानव विज्ञान पढ़े, समझे ना। आप जानते जैसे ऐसे विषय पढ़कर कौन से मैंने बताया हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज से बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी। आप जानते जैसे इन विषयों को लेकर उन्होंने एमए पास किए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से भीमराव ने एमए पास किए और उसी साल, एक साल में 1915 में एमए पास किए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और एक ही साल में 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी को उपाधि ली। देखो कितने मेहनत की होगी, कितना वर्क किया होगा उन्होंने, कितना काम किया होगा। जैसे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके पीएचडी 3 साल का कोर्स है, लेकिन उन्होंने एक साल में उसे पूरा करके, समझे ना, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि लेने के बाद आप भीमराव अम्बेडकर ने रहे, उनका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखा गया। आप जानते अब तक जो पीएचडी से पहले उनका नाम क्या था? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन अब जैसे पीएचडी प्राप्त किए, पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से मशहूर हो गए। आजाद जैसे 1916 में पीएचडी प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर
अम्बेडकर चुप नहीं बैठे, भीमराव अम्बेडकर चुप नहीं बैठे, वो और अधिक शिक्षा पाने के लिए 1916 में लंदन जाने की तैयारी की। अमेरिका से लंदन, अब जानते लंदन जाने के बाद वहां पर अनुमति मिली उन्हें। अनुमति मिलने के बाद बस वहां पर भी वहां के जो लंदन के प्रोफेसर थे उन्होंने अनुमति दी थी। कौन सी अनुमति दी? वहां पर डीएससी करने की अनुमति दी, डॉक्टर ऑफ साइंस, डीएससी करने की अनुमति दी। जैसे वहां पर जाकर समझिए ना, जैसे उनका जो शोध कार्य शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था डीएससी की, उसी समय 1916 में इधर भारत से जो बड़ौदा रियासत से दीवानों ने पत्र लिखा। कौन सा पत्र लिखा? आपकी छात्रवृत्ति का जो समय था वो समाप्त हो गया, तुरंत आप विदेश से भारत आइए, बड़ौदा आइए और शर्त के अनुसार अपने 10 साल की सेवा कार्य यहाँ पर कीजिए, बड़ौदा रियासत की सेवा कीजिए। कितने वर्ष? 10 वर्ष। आप जानते जैसे इस पत्र को देखकर भीमराव को क्या लगा उनको मालूम, लेकिन उस समय पत्र को देखकर वो टुकड़ा भी नहीं सकते। जो छात्रवृत्ति का समय था, स्कॉलरशिप देने का जो नियम था, जो शर्त के अनुसार उन्हें लिख लिया गया था, साइन लिया गया था उनके, उस शर्त के अनुसार वो समय समाप्त, अवधि समाप्त हो गई। और वो दीवान समझिए ना, दीवान जो पत्र लिखे, पत्र का सम्मान रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर जो इंग्लैंड के प्रोफेसर थे उनसे अनुमति ली, उस विश्वविद्यालय से पत्र लिखा, जो बचा हुआ अध्ययन है वो 1921 तक मैं उसे पूरा करूंगा, तब तक मुझे समय दीजिए। आप जानते हैं जैसे लंदन विश्वविद्यालय से उन प्रोफेसरों से अनुमति लेकर 1917 में भारत वापस आए। भारत वापस आने के बाद जैसे बड़ौदा के रियासत में उन्हें सचिव का स्थान दिया गया। आप जानते हैं जैसे सचिव मतलब समझे मंत्री का स्थान दिया गया। बड़ौदा रियासत में, राज्य में मंत्री का पद देने के बाद जैसे क्या कहते हैं, फिर भी लेकिन भारत आने के बाद फिर से उनका जो पीछा करने वाला जो पुराना शत्रु था, सामाजिक अत्याचार, ये फिर से ऊंच नीच भेदभावना और शुरू हो गया भारत में आने के बाद। अम्बेडकर जैसे मेधावी छात्रों को भी भारत वापस आने के बाद भी फिर से वो छूत-छात की जो बीमारी थी फिर से शुरू हुआ। महाराजा के इस बड़े से रियासत में, बड़े से राज्य में, उनके बड़े दिल में समझिए ना, अम्बेडकर के लिए कोई जगह नहीं था, उन्हें रहने के लिए मकान नहीं मिला। फिर भी अम्बेडकर को अपना नाम बदलकर फारसी लोगों के बीच में धर्मशाला में रहने लगे। देखो भारत में ये जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब भेदभाव कैसे जड़ में बैठा है। देखिए आजादी जैसे विद्यार्थी के हुनर को न देकर जात पात के ऊपर जाने वाले लोग समझ गए ना, भारत में फिर से अम्बेडकर को इसका मुकाबला करना पड़ा, सामना करना पड़ा, इतना अपमानित होना पड़ा। आप जानते हैं जैसे नाम बदलकर, अपना नाम बदलना पड़ा, नाम बदलकर फारसी सराय में, सराय बोले तो धर्मशाला में रहने लगे। धर्मशाला में रहने के बाद सालों बीत जाने के बाद जब फारसी लोगों को मालूम हुआ कि इनके जात के बारे में, तो फारसी लोग धर्मशाला से उन्हें खदेड़ दिए, धक्के मार के खदेड़ दिए। आप देखो जैसे लेखक ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें खदेड़ दिया गया। खदेड़ना मतलब आप जानते हैं जैसे ढकल देना। अम्बेडकर मंत्री के पद पर थे, सचिव के पद पर। आप जानते हैं जैसे सचिव का स्थान देने के बाद भी, मंत्री का पद देने के बाद भी उन्हें इस तरह से जात के नाम पर उनके ऊपर सामाजिक अत्याचार, उन्हें खदेड़ दिया गया। अम्बेडकर ने क्या कहते हैं, कभी कभी जो बातें याद करते हैं, पुरानी बातें, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उनके आंखों में आंसू आते। कभी कभी जो सराय की बात याद आती है, धर्मशाला की बात आती है, सालों वर्षों तक उन लोगों के बीच में रहकर, प्यार बांटकर, प्यार लेकर समझे ना, अचानक उन्हें जाति का परिचय होने के बाद उन्हें जात के नाम पर कैसे जुल्म किए जाते उनके ऊपर, ये याद, ये शब्दों को, घटनाओं को याद कर अम्बेडकर की आंखों में कभी कभी आंसू आते हैं। आप जानते हैं जैसे उन्होंने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कई शब्दों में। तो उसके बाद जैसे उन्होंने वहां से भी जात पात का जो भेदभाव था वहां से छोड़ दिए, और 1918 में सौगी ने क्या कहते हैं, 1918 में वहां से नौकरी का इस्तीफा देकर जैसे बम्बई के सिडनी कॉलेज में प्रोफेसर का पद हासिल किए। फिर से वहां पर प्रोफेसर बनकर वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। वेतन कितना? 450 रुपये उस समय 1900, जब अंग्रेजों का राज था भारत में, 1918 की बात चल रही है, 1947 तक भारत में अंग्रेजों का राज था। आजाद में अंग्रेजों के राज्य में जैसे क्या कहते हैं 450 रुपए वेतन अम्बेडकर को उस समय प्रोफेसर के पद के लिए मिलता था। आप जानते जैसे वहां पर भी जो प्रोफेसर बने सिडनी कॉलेज में, वहां पर उन्हें छूत-छात की जो बीमारी थी, जो जात पात का भेदभाव था, वो भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां पर भी उनके सहकर्मी होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं, वो भी उन्हें जात के नाम पर उन्हें वहां पर भी अपमान किया करते थे। आजाद है फिर भी जो नौकरी करते करते जो पैसे कमाए बचाए, जो पैसे बचाए सब ना, ये वो सब मिलकर वो भी वो नौकरी को ठुकरा दिए। और नौकरी को ठुकराने के बाद आप जानते जैसे क्या कहते हैं
मम्मी के जैसे रियासत से कोई समझ होंगे अटा सैनिक कॉलेज में नौकरी समझ के लोग समझ क्या कहते हैं। अम्बेडकर को लगता था कभी कभी कि ये जात के नाम पर जो सामाजिक अत्याचार हो रहा है इसे मिटाने के लिए हमें बंदूक उठाना चाहिए, एक एक को गोली से मार देना चाहिए। अम्बेडकर के मन में कभी कभी भावना आते थे। आप समाज में जो उच्च जात के लोग हैं जो हमें कदम कदम पर पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कदम कदम पर हमारा अपमान किया जा रहा है जात के नाम पर, इन्हें बंदूक से मारना चाहिए। लेखक बता रहे धन्य है भीमराव अम्बेडकर जिनके मन में जब बंदूक उठाने की बात आ गई वो बंदूक उठाए नहीं, बंदूक या तलवार उठाए नहीं। अगर बंदूक तलवार उठाते तो शायद आज जो मसीहा जो आगे संविधान के शिल्पी माने जाते थे वो कार्य पूरा होता या नहीं होता पता नहीं। लेकिन अम्बेडकर ने ऐसा गलत कदम नहीं उठाए, किसी बंदूक या किसी तलवार का सहारा नहीं लिए। वो समझ ना अहिंसा के कारण समझ क्या कहते हैं, अहिंसा का मार्ग पकड़कर शांति से अपने कार्य को करते रहे। तभी क्या बताना चाहते हैं जैसे जब क्या कहते हैं 1956 में क्या कहते हैं उन्होंने निर्णय लिया अब अपने लिए अपने परिवार के लिए नहीं, अब समाज के लिए जिएंगे। जो समाज में वंचित और पीड़ित लोग हैं उनके उद्धार के लिए, उनके भलाई के लिए काम करना शुरू किए। उसी समय में उन्होंने एक पत्र का स्थापना की, समता सैनिक दल समता सैनिक दल की जैसे क्या कहते हैं उन्होंने संगठन किया। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं मूक नायक नामक पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन किया। मूक नायक मतलब गुंगुम का नेता, गुंगुम का नेता के नाम से पत्रिका का समाचार पत्रिका प्रकट करने के बाद समझे ना उसके माध्यम से जो समाज में वंचित और पीड़ित, वंचित समझे ना अपने अधिकारों से अपने आजादी से समझे ना वो वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है, उन्हें आजादी नहीं, खुले आजादी नहीं समझे ना। कदम कदम पर उन्हें जात के नाम पर अपमान किया जा रहा, अपमानित किया जा रहा। और क्या कहते हैं जैसे उसी समय क्या कहते हैं वास्तव में 1930 में क्या कहते हैं फिर लंदन वापस गए। अब जो समाज में कार्य करते रहे, कार्य करते करते जो सिडनी कॉलेज में जो कमाए पैसे थे बचाकर और थोड़ा कर्जा का पैसा लेकर आप जानते कैसे भीमराव अम्बेडकर फिर से लंदन वापस जाने का सोचा उन्होंने, फिर से लंदन वापस जाना चाहिए। आप जानते जैसे उन्होंने पत्र लिखा था 1921 तक जो अधूरी पढ़ाई है उसे पूरा किया जाएगा। यहाँ पर वापस आए 17 में रियासत में सचिव का पद मिला लेकिन उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, धर्म के नाम पर जात के नाम पर उन्हें खदेड़ दिया गया। फिर सिडनी कॉलेज में गए, वहां नौकरी करते रहे 450 रुपए में महीना वेतन लेके, वहां पर भी जात पात का उन्हें पीछा नहीं छोड़ा समझे ना। फिर समाचार पत्रों का संगठन किया, क्या कहते हैं सैनिक समता दल की संगठन की, मूक नायक गुमों का नेता पत्रिका समाचार संगठन किए। उसके बाद फिर वापस जो पैसा बचा था पगार में वेतन में वो पैसा जो बचा था जितना कम गिरा फिर से कर्जा लेना पड़ा भीमराव अम्बेडकर को। देखिए वो किसके लिए कर्जा, मौज मस्ती करने के लिए नहीं समझे ना, किसी वस्तु खरीदने के लिए नहीं, ज्ञान पाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर ने सम्मान के लिए समझे ना कर्जा करना पड़ा। जो बचा था घर में पैसा और कर्जे का पैसा इकट्ठा करके फिर से वापस दोबारा 1918 में लंदन वापस गए। लंदन वापस जाने के बाद समझे क्या कहते हैं, लंदन वापस जाने के बाद फिर वहां की पढ़ाई की, डीएससी एमएससी करने की अनुमति दी थी वहां पर। जैसे आजाद अनुमति करने देने के बाद जैसे अम्बेडकर ने वहां पर जबरदस्त भाषण वगैरह समझे अपना क्या कहते हैं संशोधन कार्य किए, बजट भाषण समझे क्या कहते हैं ब्रिटिश सरकार ने भारत जो है उसके बारे में उन्होंने लिखा उसे एमएससी डीएससी प्राप्त करके एमएससी डीएससी बाहर ला करके समझे ना 1923 में वापस आए, फिर से वापस 1917-18 में वापस गए लंदन में, फिर वापस क्या किए एमएससी डीएससी करके फिर वापस आए, एमएससी डीएससी बाहर ला। आप जानते हैं जैसे अम्बेडकर वापस आते समय 1930 में कौन सी उपाधि प्राप्त की है, एक तो समझ क्या कहते हैं एमए पीएचडी समझे ना, एमए पीएचडी एमएससी समझे ना, और क्या कहते हैं जैसे डीएससी और बार एक टॉप समझे ना। कहाँ पढ़े देखो एमए पीएचडी एमएससी डीएससी और बार एक हिंदी में लिखा हुआ है समझे ना, अंग्रेजी
समझे ना? MA, MS, MA, PhD, MSc, DSc और बारेटा इतनी उपाधियां लेकर जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1930 में जब हिंदुस्तान आने के बाद समझे क्या कहते हैं, वहां पर लोगों का वकालत करना उन्होंने निर्णय लिया। भारत में आकर वकालत करने के लिए उन्होंने ठान लिया और लोगों के उद्धार के लिए समझे ना, आप जानते हैं जैसे वंचित और पीड़ित समाज को जागरूक करने का काम पहले शुरू किए थे, समता दल सैनिक की संगठना की और मूक नायक मुंह पर नेता समाचार पत्र का भी संगठना किया उन्होंने, क्या कहते हैं जैसे प्रकाशन किया। उसके साथ साथ समझे ना, आप क्या कहते हैं 1942 तक समझे ना क्या कहते हैं, जो बम्बई से समझे ना, बम्बई विधानसभा परिषद में उन्होंने बजट भाषण दिया। उस बजट भाषण में समझे ना डटकर मुकाबला किए अम्बेडकर, डटकर मुकाबला किए। बजट भाषण में उन्होंने समझे क्या कहते हैं, वंचित और पीड़ित लोगों को, अछूत लोगों को उद्धार के लिए उन्होंने परिश्रम करना शुरू किए। और क्या कहते हैं समझे क्या कहते हैं, जो बजट भाषण था उसने उस विषय को उठाया। उनको ये मालूम हुआ भारत में जो महाड़ नामक गांव है, महाड़ नामक जो शहर है समझे ना, उस जगह पर, उस गांव के कुएं पर, तालाब पर, मंदिरों में समझे ना, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे बेझिझक जाकर तालाब में पानी पी सकते हैं, कुएं का पानी पी सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन एक अछूत नहीं जा सकता। ये सरासर जात के नाम पर भेदभाव है, अन्याय है, स्पष्ट बता रहे। लेकिन क्या बताना चाहते हैं, महान नामक गांव में अम्बेडकर को मालूम हुआ अछूतों के साथ सामाजिक बड़ा अत्याचार किया जा रहा। वहां नदियों में, नालों में, तालाब में, कुओं पर समझ ना, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधा सब कुछ बेझिझक जाकर पानी पी सकते हैं, लेकिन एक इंसान समझ ना अछूत होने की वजह से वो इंसान उस कुएं का पानी, उस तालाब का पानी, उस नदी का पानी या उस मंदिर में नहीं जा सकता। यहाँ तो सरासर साफ साफ दिखाई दे रहा, यहाँ जाति की भेदभावना हो रही है, जात पात की उस चीज की भेदभावना हो रही है। आप जानते हैं जैसे, इसलिए अम्बेडकर को लगा जैसे स्वतंत्रता, आजादी, कुर्सी जो भी है ना अधिकार, ये ऐसे भीख में नहीं मिलती, कभी कभी समझे ना संघर्ष करना पड़ता है, जान देना पड़ता है, जान लेना पड़ता है, तभी तो अधिकार, सिंहासन मिलता है। इतिहास साक्षी है समझे ना, आप जानते हैं जैसे इतिहास क्या बोलता है, साक्षी है। इतिहास में क्या किया गया, कई राजा ऐसे हैं हमारे इतिहास में जो अपने बाप दादाओं को मारकर, अपने भाई बंधुओं को मारकर सिंहासन पर बैठे हुए, समझे ना क्या कहते हैं, भाई बंधुओं को, माँ बाप को बांदी बनाकर, अपने जान से मारकर स्वयं इस कुर्सी पर बैठे हुए। तो इसलिए अम्बेडकर को मालूम था ये जो आजादी है ना, स्वतंत्रता है, ये यूं ही मुफ्त में ऐसे नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलने वाली है। इसके लिए तो गले काटना पड़ता, गले कटवाना पड़ता, समझे ना, संघर्ष करना पड़ता, क्रांति समझे ना से। इसलिए उन्होंने संगठन के साथ समझे ना कई लोगों को इकट्ठा करके महाड़ नामक गांव चले गए। अब जानते जैसे लाखों समझे ना क्या कहें, हजारों की संख्या में अछूत लोग इकट्ठा होकर संगठन करके महाड़ नाम में जाकर समझे ना वहां पर समाज के हित के लिए, वंचित लोगों के हित के लिए समझे ना क्या कहते हैं, वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं बजट भाषण में समझे ना। तो अम्बेडकर को इस महाड़ नामक जो गांव था वहां पर जो आना अछूतों के साथ, जो महाड़ लोगों के साथ, जात के लोगों के साथ जो सामाजिक अत्याचार हो रहा था, इसमें अम्बेडकर को जीत हासिल हो गई, सफलता मिली। बड़े संघर्ष के बाद सफलता मिलने के बाद आप जानते जैसे अब भारत में जितने भी अछूत लोग थे, महान लोग थे, उनको एक ईमानदार नेता उनके सामने प्रकट हुआ, समझे ना, एक अच्छा नेता, ईमानदार नेता, जो समाज के लोगों के हित के लिए लड़ने वाला नेता आज लोगों के सामने, अछूतों के सामने खड़े हो रहा है। आजाद है सब कुछ उन्हें बहुत, ये समय ऐसा है अम्बेडकर के लिए बहुत ही परिवर्तनशील समय था। आप जानते हैं सफलता मिली, सफलता मिलने के बाद आप उनके इशारों पर लाखों की संख्या में जो अछूत लोग थे, बस इशारों का उन्हें इंतजार था, बस जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार थे। अब उन्हें सफलता मिली और उसके साथ साथ समझे क्या कहते हैं, इंग्लैंड में समझे ना जो महाड़ नामक गांव में जो सफलता मिली, तो उसके साथ जैसे क्या कहते हैं भारत में उनका नाम हो गया, अछूतों के दिल में बैठ गए, समझे ना मसीहा बन गए, भगवान के रूप में बन गए। आप जानते हैं एक अच्छे नेता के रूप में उभर आए भारत में, हिंदुस्तान में। तो इंग्लैंड में समझे ना अंग्रेजों ने जो प्रणाली से भावी शासक जो सरकार है वो आगे कैसे चलेगी, संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, इसके ऊपर जो इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस था, उसमें भारत की तरफ से 89 लोग, 89 प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव वहां पर प्रस्तुत होना था। भारत से जितने
जितने भी लोग थे उनमें से अम्बेडकर जी अछूतों की तरफ से वो प्रतिनिधि बनकर इमिनेंट में वहां पर जाकर वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वो डट कर समझ गया जबरदस्त सिंह गर्जना की वहां पर। और वहां पर जैसे क्या कहते हैं अछूतों के लिए, समाज में वंचित पीड़ित लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनके लिए निर्वाचन करने में वो सफल हो गए। निर्वाचन समझ गए ना, आरक्षण जिसे बोलते हैं, रिजर्वेशन जिसे बोलते हैं, रिजर्व जो सीट बोलते हैं, समझ गए ना, वहां पर उन्होंने रखा। जैसे वो बताया, जैसे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया इंग्लैंड में हम जो भारतीय लोग हैं, समझ गए ना, ब्रिटिश भारत में सरकार, ये जो ब्रिटिश लोग हैं उनके समझ गए हमारे 3-4 हिस्सा भी नहीं वहां पर लोग संख्या, लेकिन फिर भी हमारे देश में राज करते हैं। अगर हम लोग भारत के लोग ब्रिटिश की शासन से पहले और ब्रिटिश शासन का जो समय था उपस्थित समय, उसके बारे में सोचकर हम अगर समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ गए, इसके बारे में सोचना ही चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उन्नति के मार्ग पर चलना है, आगे बढ़ना चाहिए। ये बात बताकर अम्बेडकर समझ गए ना डटकर मुकाबला किए, निर्वाचन कर पाने में सफलता हो गए। और उसी समय समझ गए क्या कहते हैं, इधर मुंबई में समझ गए ना क्या कहते हैं, पुणे में समझ गए ना, हिंदू नेताओं सहित गांधी जी और कई हिंदू नेताओं ने मिलकर जैसे पुणे पैक्ट का एक समझौता हुआ, समझ गए ना क्या कहते हैं, पुणे पैक्ट समझौता होने के बाद उसमें अछूतों को, दलितों को, जो निम्न जाति के लोग होते हैं, उनको शिक्षा में, नौकरी में आरक्षण उन्हें पास किया गया। आप जानते हैं जिससे जो रिजर्वेशन बोलते हैं, ये कब की बात है, तब की बात है, समझ गए ना क्या कहते हैं, उसी समय जो था 1935, समझ गए ना क्या कहते हैं, ये जो इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस हुआ, निर्वाचन हुआ, समझ गए ना आप जानते हैं जैसे ये सब कुछ होने के बाद जो रिजर्वेशन हुआ, रिजर्वेशन मिलने के बाद जैसे मैंने बताया 2 क्षेत्रों में, जैसे नौकरी और शिक्षा में अछूत लोगों के लिए, बाहर लोगों के लिए, दलितों के लिए, निम्न जाति के लोगों के लिए क्या किया गया, वहां पर आरक्षण पास किया गया। ये एक अनहोनी कार्य अम्बेडकर जी ने इन लोगों के लिए कर दिया। ये सबसे बड़ी बात, अनोखी बात, समझ गए ना, ये समय भारत में एक क्रांति के रूप में उभर आया। लेकिन उसके साथ ही समझ गए क्या कहते हैं, अचानक अम्बेडकर को बहुत बड़ा सदमा लगा। 1935 में उनकी पत्नी, धर्मपत्नी रमाबाई का देहांत हो जाता, अचानक निधन होने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा सदमा लगता है। समझ गए ना, पत्नी के दुख में वो तो समझ गए उभर नहीं पाए, और पत्नी के दुख में उन्होंने ये निर्णय लिया उस दुख को मातम बनाने के लिए, समझ गए ना, तो वकालत छोड़कर, समझ गए ना, भगवा वस्त्र धारण किए, सन्यासी बनना अच्छा है, घर छोड़कर जाना चाहते थे, भगवा वस्त्र पहनकर घर छोड़कर जाते समय समधि, भाई बंधु, मित्र, समझ ना, बड़े लोग जब उन्हें समझाने के बाद फिर भी वो भगवा कपड़े और त्याग कर, समझ ना, फिर समाज सेवा में और जुड़े रहे, वंचितों लोगों, पीड़ित लोगों की सेवा करने में वो जुट गए, उनके उद्धार के लिए जुट गए। तब से जब भगवा कपड़ा पहने, तब से संसार में क्या नाम से माने जाने लगे, बाबा साहेब के नाम से उन्हें पुकारने लगे लोग। क्या कहते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहले भीमराव थे, लोग भीमा बोलते थे, फिर पीएचडी हासिल किए डॉक्टर भीमराव, समझ ना, फिर उसके बाद आप भगवा वस्त्र पहने तो किस नाम से बुलाने जाने लगे, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से पुकारने लगे, लोग बाबा के नाम से पुकारने लगे, बाबा साहेब, समझ ना, भगवा वस्त्र पहनने की वजह से। तो उसके बाद जैसे क्या कहते हैं, अम्बेडकर को समझ क्या कहते हैं, समाज में वंचित पीड़ित लोगों का ये करने लगे। लेकिन लेखक बताना चाहते हैं, भीमराव अम्बेडकर समझ ना क्या कहते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करते थे, किससे बेहद चाहते थे, किससे, पुस्तकों से। अजब पुस्तकों के गजब प्रेमी थे बोलते, पुस्तकों के अजब प्रेमी, गजब प्रेमी बोलते, समझ गए ना। अम्बेडकर सबसे ज्यादा किसको चाहते थे, बीवी बच्चों से बोले तो किताबों को, पुस्तकों को अधिक चाहते थे। उनकी जो निजी पुस्तकें रहे, पर्सनल लाइब्रेरी जो बोलते हैं, प्राइवेट लाइब्रेरी जो बोलते हैं, समझ गए ना, वो कैसा था, अन्य किसी व्यक्तिगत रूप से पर्सनल, जितने भी लोग अपने अपने घरों में लाइब्रेरी बनाते ना, ये दुनिया में सब, समझ गए ना, भारत में सबसे बड़ा लाइब्रेरी उनके घर में था। पुस्तकों के प्रेमी बोलते थे, समझ गए ना। आप जानते ये सभी बातें हो गए, होने के बाद क्या कहते हैं, पत्नी के देहांत के बाद समझ गए ना, पुस्तक प्रेमी थे। उसके बाद अंग्रेज सरकार, उनको मालूम हुआ कि अब देश छोड़ने की नौबत आ गई, भारत को आजाद बनाना है, समझ गए ना, जानते जैसे आजाद करना है। तो उस समय उनको लगा कि शायद हमें भारत में जो शासन प्रणाली है, समझ गए ना, विधानसभा जैसे, विधानसभा जो बोलते हैं, संविधान की जो रचना करना है, उसकी रूपरेखा कैसे होगी, उस समय उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, समझ गए ना, देखकर उस समय सरकार ने, समझ गए क्या कहते हैं, और देश में उस समय उनसे और भारी विद्वान और कोई था नहीं, समझ गए ना, अम्बेडकर से विद्वान और कोई नहीं था उस समय। सबसे प्रतिभावान, समझ गए ना, विद्वान
पंडित जिसे बोलते हैं, उस समय उन्होंने, अंग्रेजों ने जो संविधान की रचना है वगैरह क्या कहते हैं, हिंदू नेताओं ने मिलकर उन्हें संविधान रचना की जो कमेटी है उस कमेटी का अध्यक्ष के रूप में उन्हें चयन किया गया। अध्यक्ष बनने के बाद वगैरह क्या कहते हैं, संविधान की रचना हो गई अम्बेडकर जी के हाथों में। उनके रचनाकार, उसके अध्यक्ष वगैरह जो संविधान लिखे अम्बेडकर जी ने लिखे, उनकी जो अध्यक्षता की अम्बेडकर जी ने की। आजाद है, फिर उसके बाद जो भारत आज़ाद हुआ उसमें सबसे पहले वगैरह अंग्रेजों ने भी भारत के गवर्नर भी उन्हें श्रम मंत्री का पद दिया था 1942 में। लेकिन अब भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के बाद आज़ाद भारत में पहले राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने पहला भाषण दिया। पहले भाषण में अम्बेडकर जी का नाम लिए, उनका गुणगान किए। उन्होंने ये बता दिया हमने आज़ाद भारत में जो अच्छा काम किए, तो कौन सा काम किए, जो संविधान की रचना करने की कमेटी का जो अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर जी को चुने, वो उससे बढ़कर अच्छा काम हमने किया नहीं, वो सबसे अच्छा काम हमने किया बोलकर वगैरह उन्होंने गुणगान किया। गुणगान करने के बाद आप जाते जैसे समय रुकता नहीं, समय चलते रहता है, अच्छे बुरे वगैरह ये तो दुनिया में आते रहते चलते रहता है वगैरह। यहाँ पर उम्र के साथ, समय के साथ अम्बेडकर को भी वगैरह क्या कहते हैं, उन्हें भी दुख था मन में पहले से ही। कभी कभी यादें करते थे अपनी पुरानी बातें, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जैसे मैंने बताया फारसी धर्मशाला से उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल दिए थे, ये सभी उनके मन में बैठा था वगैरह आप जानते हैं। जैसे ये सभी बातों को ध्यान में रखकर 14 अप्रैल 1956 में वगैरह 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1956 में आजाद है जैसे उन्होंने अपने जैसे क्या कहते हैं 5 लाख अनुयायियों के साथ, 5 लाख वगैरह उनके जो शिष्य थे, उनके चाहने वाले थे, 5 लाख लोग वगैरह उनके साथ मिलकर भंते चंद्रमणि महाथेरो, जो बौद्ध धर्म के बड़े प्रवर्तक माने जाते थे, गुरु माने जाते थे, भंते चंद्रमणि महाथेरो, उनके पास जाकर 5 लाख लोग अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली वगैरह क्या कहते हैं। अम्बेडकर ने अंतिम समय में 1956 में अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और उसके साथ ही चंद महीनों में वगैरह क्या कहते हैं 14 अप्रैल 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके साथ ही 6 दिसंबर 1956 वगैरह बस अप्रैल में उन्होंने धर्म की परिवर्तन किया। फिर दिसंबर में अम्बेडकर क्या कहते हैं जैसे समय के साथ काल ने उन्हें वगैरह क्या कहते हैं उनका निधन हुआ 1956 में 6 दिसंबर को। पूरे देश भर में अछूतों के मसीहा वगैरह क्या कहते हैं जो भगवान बाबा जी जैसे बोलते वगैरह वो दुख से मातम छाया गया पूरे देश पर। लेकिन भारत सरकार ने इस दुख को कम करने के लिए वगैरह दुख को मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने भारत सरकार ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कर देश में हर्षोल्लास की माहौल और तैयार किया वगैरह क्या कहते हैं भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, सम्मानित कर पूरे देश भर में और हर्षोल्लास का माहौल बना दिए। इसी के साथ ये उपन्यास समाप्त होता है। तब तक के लिए अगले उपन्यास में इससे जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरह से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जो भी दिक्कत है हम लोग उसे दिक्कत को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।